हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट और हर साल जो एनआईएस के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो एक पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज के इस वीडियो में वो सारी बातें हम करेंगे जिससे कि आपका 3 से 5 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं समझ में आता है, समझने में दिक्कत होती है, बहुत गैप हो गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक लेवल पे लेके जाएंगे आपको। देखिए, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, वहाँ पर केमिकली कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलता है कि एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि 2 या 3 रिएक्टेंट के मिलने से एक से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब हम रिएक्शंस के अंदर जाते हैं कि कोई चीज़ है जिसमें रिएक्शन हो रहा है तो उसका कितना अमाउंट लेना चाहिए, जब हम उसको मोल्स के टर्म में बात करते हैं, जब हम मास के टर्म्स में बात करते हैं या एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में बात करते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत सरदर्दी हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। जैसे मान लो लिखा हमने H2 और हमने लिखा O2। कितना प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पर है, बचपन से हम सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमें यह भी बताया गया है कि हमें इसको बैलेंस करना है। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री में आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस्ड करना होगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना होगा। जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर पाएंगे और हम कोई भी कैलकुलेशन यहां नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम आपको समझाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो डिजिट यहां पर लिखा जाएगा, जो इन मॉलिक्यूल्स के आगे हम लिखेंगे, उन्हीं को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जानेंगे। और जो भी डिजिट यहां लिखा जाएगा, जो डाटा यहां पर लिखा जाएगा, वो अपने आप में एक कैलकुलेशन का पार्ट होगा जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। आप सभी जानते हैं यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां केवल 1 ऑक्सीजन है। यहां फटाफट 2 लिख देते हैं। ऐसा करने से हाइड्रोजन में चेंजेज आ गया, 4 हाइड्रोजन हो चुका है और यहां पर हम 2 लिखेंगे ताकि हमारा हाइड्रोजन भी इस साइड में बैलेंस हो जाए। देखिए, ये पूरा बैलेंस हो गया है। अब आपसे पूछे कि बताइए यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए यहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ऑक्सीजन की केस में यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 है और यहां पर देखिए 2 लिखा है यानी कि 2 है। अब ये 2, ये 1, ये 2 क्या डिनोट करते हैं, कैसे इससे कैलकुलेशन करेंगे, हम अगले स्लाइड में यहां पर बात करना चाहेंगे। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और इसके फॉर्मेशन से बना है हमारा अमोनिया। अमोनिया जो आप सभी जानते हैं NH3 फार्मूला होता है और हमने पहले से इसको बैलेंस कर रखा है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में दिक्कत आती है या फिर आपको कोई ऐसे टर्म्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे NH3 कहाँ से आ गया, अमोनिया क्यों कहते हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो आपको हमारा बेसिक केमिस्ट्री जरूर देखना चाहिए जिसमें हमने 1.5 घंटे के आसपास में कवर किया है कंप्लीट बेसिक केमिस्ट्री, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमारे सामने अगर हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल, हेलो, सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं भैया? मोल के टर्म में बात कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ मोल बोलेंगे तो हम बोलेंगे देखो ये नाइट्रोजन कितना मोल है, 1 मोल है। कैसे हमने बोल दिया ये 1 मोल है? क्योंकि ये एक तो बैलेंस है और बैलेंस करने के बाद अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है। बोलो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये 1 मोल है। बोलो ये कितना मोल है? तो ये हमारा 3 मोल है। और ये कितना मोल है? तो ये हमारा 2 मोल है। उसी तरीके से अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से बात करें, तो आपने पढ़ा होगा या मैंने भी बेसिक केमिस्ट्री में बताया है कि दुनिया में कोई भी 1 मोल हो वो 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगाड्रो नंबर होता है हमारा। यानी हम बोल सकते हैं ये 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ये 3 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ये 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो भाई यहां से कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगा।
ध्यान देना, ये स्टैंडर्ड डाटा है, यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद जो भी इनके आगे कोफिशिएंट लिखा होता है वो कोफिशिएंट स्टैंडर्ड होता है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, सवाल में आपको अलग अलग कंडीशंस दिया जाएगा कि मान लीजिए हम इतना नाइट्रोजन ले लेते हैं या इतना हाइड्रोजन ले लेते हैं तो कितना अमोनिया बनेगा, या इतना अमोनिया बन रहा है और उसमें हमने इतना हाइड्रोजन लिया था तो हमने कितना नाइट्रोजन लिया था। तो कुछ इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, वो एक अलग चीज है जो हम अभी अगले स्लाइड में उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं। अब जैसे अगली बारी में हम तीसरे नंबर पे आएंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पर अगर मास के हिसाब से अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कितने 14 ग्राम होता है। कैसे मैंने बता दिया, तो अगेन मैं बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री सबसे पहले क्लियर करो, तभी केमिस्ट्री में कुछ आप पढ़ पाओगे। तो एक नाइट्रोजन का जो एटम का मास होता है वो 14 ग्राम होता है, यानी अगर 2 नाइट्रोजन है तो ये हो गया 28 ग्राम। ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, तो हमारे पास ऐसे टोटल 6 हाइड्रोजन है, यानी ये कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया। एक NH3 का मास अगर हम लोग निकालेंगे तो एक आप साइड में ऐड कर लो, देखो 14 और 3 कितना हो गया, यानी 17। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 34 ग्राम। तो ये हो गया कितना, 34 ग्राम। ये डाटा हमें क्या बता रहा है, ये डाटा हमें बता रहा है, देखो अगर आपको 34 ग्राम अमोनिया बनाना है तो इसके लिए आपको 28 ग्राम नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, 6 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। जब आप दोनों को एक वेसल में, एक बर्तन में डालोगे, केमिकल रिएक्शन करवाओगे, तब आपका 34 ग्राम अमोनिया बनकर तैयार होगा। अब इसी में डाटा चेंज कर देगा कि मान लीजिए कि हम लोग नाइट्रोजन 30 ग्राम ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन 50 ग्राम ले लेते हैं, उस कंडीशन में कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, या उस कंडीशन में कितना अमोनिया बनेगा। ये सारी चीजें सवाल के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। और मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो MCQ के रूप में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ज्यादातर इस सवालों के स्टैंडर्ड को और बढ़ा के लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में पूछा जाता है। तो अभी मैंने 3 केवल यहां पर बताया है, चौथा बताने जा रहा हूं वॉल्यूम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका 1 मोल है यानी कि ये 1 वॉल्यूम के बराबर है। ये देखिए 3 लिखा है, ये 3 वॉल्यूम के बराबर है, और ये देखिए 2 लिखा है तो यहां पर 2 वॉल्यूम के बराबर है। अरे बहुत सिंपल है, जो भी कोफिशिएंट लिखा रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं को आप बोल देना। जैसे यहां 1 है तो 1 मोल, 1 Na। अब मास तो कम से कम कैलकुलेट करोगे ना देख के, बाकी तो 1 वॉल्यूम। सवाल ये आता है STP पे 1 वॉल्यूम कितने लीटर के बराबर होता है। वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? सो वॉल्यूम एक हम देखते हैं जब एक स्पेस होता है, 3D होता है, जिसके अंदर हम लोग लेंथ की बात करते हैं, ब्रेथ की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तब जाके एक वॉल्यूम क्रिएट, जैसे आपका कमरा या कोई बर्तन जिसके अंदर स्पेस होता है। तो यहां पर एक वॉल्यूम की बात करें तो यहां पर हम बोलेंगे 22.4 लीटर, जो कि अभी रिसेंट डाटा यहां पर है। 3 वॉल्यूम का मतलब 3 × 22.4 लीटर। उसी तरीके से 2 वॉल्यूम के मतलब 2 × 22.4 लीटर, यानी कि ये हमें, अगर हम 22.4 लीटर नाइट्रोजन लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में इससे जो भी डाटा आएगा इतना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और तब इतना लीटर हमारा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। तो 4 चीजें दिमाग में सेट कर लेना है आपको, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास, वॉल्यूम। कई बार डिसअरेंज भी होता है, कई बार हो सकता है कि पहले मास आ जाए, फिर वॉल्यूम आ जाए, फिर मोल आ जाए, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कोफिशिएंट होगा उसी पे सारा कैलकुलेशन चलेगा। अब देखिए आगे आता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, हम आपको समझाना चाहेंगे। बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट से पहले हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे, और वो ये समझाना चाहेंगे कि मान के चलते हैं 1 kg चावल है, हेलो 1 kg चावल है और ½ kg दाल है, और इसमें 6 पर्सन खा लेते हैं। पहले ये समझो, 6 लोग बहुत आसानी से इतना खा लेते हैं। आधा किलो दाल बनाइए, 1 किलो चावल, 6 आदमी बहुत अच्छे से खा लेंगे। ठीक, अब इसमें हम चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें कि अगर हमारे पास, मान के चलते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे, क्वेश्चन में कह दे कि मान के चलिए हमारे पास टोटल 10 लोग हो गए, हेलो टोटल 10 लोग हो गए, तो कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, कैसे बताओगे?
कैलकुलेशन से बताएंगे। भाई हमें ये दिया है कि अगर 1 किलो चावल लेंगे और आधा किलो दाल लेंगे तो 6 आदमी खाएगा, तो उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे सोल्व करेंगे कि देखिए 6 पर्सन के लिए कितना चावल चाहिए, तो 1 kg। तो एक आदमी अगर होगा, है ना, तो कितना चावल रिक्वायर्ड होगा, 1/6 kg। उसी तरीके से अगर 10 पर्सन होगा तो कितना चावल खाएगा, 1/6 इंटू 10। अब कट कीजिए, ये 3 ये 5, यानी 5/3, यानी समथिंग 1.6 kg चावल का रिक्वायरमेंट होगा। हमने बता दिया जी। अब दाल कितना लगेगा, तो जो कैलकुलेशन हमने चावल के लिए किया है वही कैलकुलेशन हम दाल के लिए कर देंगे। कैसे, देखिए लिखेंगे, देखो जी 6 पर्सन अगर है तो हमें दाल का रिक्वायरमेंट है 1/2 kg। बोलो कितना, 1/2 kg दाल चाहिए। तो अगर एक आदमी होगा तो कितना लगेगा, तो जी एक आदमी के लिए ये नीचे चला जाएगा, यानी 1/2/6, है ना, यानी 1/12 kg का रिक्वायरमेंट होगा। और उसी तरीके से अगर हमें 10 आदमियों के लिए बनाना हो तो कितना दाल का जरूरत होगा, तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी हम कह सकते हैं 0 समथिंग 50 हो गया ना ये, तो 0.8 kg दाल चाहिए। तो हमने यहाँ साफ साफ देखा कि देखिए 0.8 kg दाल लेंगे और 1.6 kg हम लोग चावल लेंगे, तब जाके 10 आदमी खा पाएगा। तो जब आपको ये चीज समझ में आता है तो ऐसा ही आपको केमिकल रिएक्शन में भी समझ में आना चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए कहता है कि वो रिएजेंट मींस व्हाट, वो रिएक्टेंट हुज अमाउंट बिकम्स 0 बिफोर, यानी कि पहला ही उसका अमाउंट 0 हो जाता है और बाकी रिएक्टेंट अभी भी बचा हुआ है, लेकिन जिसकी वजह से 0 हुआ है उसने लिमिट लगा दिया ना। अब मान के चलो, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पे कि हमने 2 चीजें लिया, हमने लिया मान लो कि रिएक्टेंट ए लिया, रिएक्टेंट बी लिया। अब रिएक्टेंट ए तो कह रहा है अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट बी जो है पहले ही खत्म हो गया, रिएक्टेंट बी पहले ही खत्म हो गया। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त मिलकर बिजनेस करते हैं। पहले वाले दोस्त के पास 10 लाख रुपए है और दूसरे वाले दोस्त के पास 5 लाख रुपए है। अब पहला वाला दोस्त क्या बोल रहा है कि भाई जब बराबरी का काम करेंगे तो 10-10 लाख रुपया दोनों लगाएंगे। तो ये कह रहा है पैसा लगाते गए 1 लाख इसने लगाया, 1 लाख इसने लगाया, हो गया, फिर इसने लगाया, फिर इसने लगाया, लेकिन जैसे ही इसका 5 लाख पहुंचा उसके बाद बोला मेरे पास है ही नहीं। तो ये वाला बोल रहा है मेरे पास तो अभी भी बचा हुआ है ना, जो यूज ही नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो लगा देगा? नहीं लगाएगा। भाई ये लगा ही नहीं रहा है तो ये क्यों लगाएगा? टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना अपना। तो मतलब जो दूसरे वाला था जिसका पहले खत्म हो गया उसने लिमिट लगा दिया पूरे सिस्टम पे और उसकी वजह से सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए इस तरह के रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब आइए कैलकुलेशंस के जरिए हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। अगर इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर फॉर्म्ड व्हेन 4.5 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, हमने देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर दिया है जो आपको खुद सॉल्व करना है, लेकिन वो आपको तब करना है जब आप हमारे साथ ये वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो लिखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर फॉर्म्ड व्हेन 4.5 मोल्स ऑफ H2 आर बर्न्ड इन 3.3 मोल्स ऑफ O2 in a closed vessel, what would be present in the vessel after the reaction। और NIS में 2015 में पूछा गया है। ऐसे सवाल 2006 से लगातार पूछे जा चुके हैं, 2011, 12, 13, 14, 15, हाल फिलहाल भी पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इन सबको रिएक्शन के फॉर्म में सबसे पहले डालो और रिएक्शन के फॉर्म में डालेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर फॉर्म्ड। H2O कैसे बनता है भाई? हेलो, H2O कैसे बनता है? तो सिंपल सी बात है, वही H2 और वही O2 जिसको हम मिलाएंगे बनेगा H2O। फिर याद रखना सर ने कहा था कि भैया इसको पहले बैलेंस कर दो, तो बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पर यहाँ पर नहीं आएगा, हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया।
बैलेंस होने के बाद सर ने कहा था कि भाई ये जो आगे 2 लिखा है, ये आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सवाल में हमें देखना होगा कि इन चारों में से हमारा यूज किस चीज का, जिसका यूज होगा वही करेंगे। तो यहां पर देखिए साफ साफ मोल्स के टर्म में बात हो रहा है। यहां भी ये बोल रहा है 4.5 मोल्स, यहां पर भी बोल रहा है 3.3 मोल्स, और सवाल भी पूछ रहा है कि कितना मोल्स बचेगा, तो यानी मोल्स के टर्म में बात कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है यहां पे वो कह रहा है कि ये आपका 2 मोल है, ये आपका 1 मोल है, और ये आपका 2 मोल। इस बात को समझो ध्यान से, यानी ये डाटा चेंज होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, लॉक कर दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसी को स्टैंडर्ड मानते हुए हम कंपनी एक लिस्ट जो होगा, जो दिया गया डाटा होगा, उसमें से चीजों को निकालेंगे और काम करेंगे। जैसे आप मान लो मार्केट में 10,000 रुपया लेके जाते हैं खर्च करने के लिए, तो 10,000 रुपया कैसे खर्च होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में जो प्राइसिंग हो तो फिक्स्ड है, हम कितना लेते हैं, क्या हमारा सिस्टम है, कैसे है, उसी हिसाब से पता चलेगा। तो ये बिल्कुल लॉक है, फिक्स्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या दिया गया है, ठीक है, तो हमें गिवन देखो, हमें दिया गया है यहां पे गिवन क्या दिया गया है, हमें यहां पर दिया गया है, ये दिया गया है 4.5 मोल, और ये हमें दिया गया है 3.3 मोल। ठीक है, यानी कि 4.5 मोल प्लस 3.3 मोल, ये H2 है, ये O2 है। इसको जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो कितना मोल H2O बनेगा, ये आपका सवाल है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये गिवन डाटा है जिसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी सवाल के अकॉर्डिंग खुद से नहीं, बट ऊपर के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। तो अब ये तो अपने हिसाब से दे दिया कि 4.5 मोल है, तो हम भी ले सकते हैं, 9 मोल ले लो, 8 मोल ले लो, 4 मोल ले लो, इसको 2 मोल ले लो, क्या फर्क पड़ता है। इस डाटा के हिसाब से नहीं, हमें ऊपर के डाटा से काम करना होगा। ऊपर का डाटा ये कहता है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन है तो रिक्वायरमेंट होगा 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल हाइड्रोजन। तो हम किसी एक को होल्ड करके काम करेंगे। एक बार हम बात करेंगे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, एक बार हम बात करेंगे ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो किसी एक को होल्ड कर लेना। मान लो कि H2 को होल्ड कर लिया हमने। होल्ड करने का मतलब इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि अगर हम लोग ये मान के चलें कि 2 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल ऑक्सीजन होता है, तो ऐसे 4.5 मोल हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन आएगा, मतलब ऐसे ट्रायल मोड में हम लोग चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना लिमिटिंग रिएजेंट का। हमें तो यही नहीं पता है ना कि पहले कौन खत्म होगा। देखो एक डब्बे में, यहां पर देखो, एक डब्बे में ये ले लिया, एक डब्बे में ये ले लिया, दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं। ये है 4.5, ये है 3.3, तो पहले कौन खत्म होगा, इसके लिए हमें एक एक करके बात करना पड़ेगा। कैसे, देखो अब यहां पर मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं सबसे पहले आपके लिए, यानी कि 2H2 प्लस O2 और 2H2O। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां पर आपके लिए। और हम लिखते हैं एक बार अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। मैं दोनों के टर्म्स में लिख देता हूं यहां पे, ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। अब देखो जी, बहुत सिंपल तरीके में आपको समझा रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा कि देखो 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल H2 है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर 2 मोल H2 है, तो इसको कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का। तो भैया ये ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड 1 मोल O2। मैंने कितना लिखा, 1 मोल O2। तो इसीलिए अगर 1 मोल ऑफ H2 लेंगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमें यहां रिक्वायर्ड होगा 1/2 मोल O2। अब हमारे पास सवाल में कितना दिया गया था हाइड्रोजन, ध्यान दो भाई, कितना दिया गया था, 4.5 मोल, ये सवाल में दिया गया है। तो हम लिखेंगे ना 4.5 मोल ऑफ H2 अगर हम लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करें 4.5 डिवाइड बाई 2 मोल O2, यानी आपका हो गया 22.5 मोल, नहीं 2.25। यहां पर डिवाइड कर देंगे किससे, 4.5 और 2 से,
ये आ गया 2.25 मोल O2। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि देखो जी, यदि आप 4.5 मोल हाइड्रोजन लेते हो तो आपको एक्चुअली में, रियलिटी में केवल 2.25 मोल ऑक्सीजन का ही जरूरत होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस वर्ड को। ये हमें बता रहा है कि अगर हम 4.5 मोल H2 लेते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसीलिए, तो हमें कितना 2.25 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, बस। इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, देखो 4.5 मोल H2 है और यहां दे रखा है 3.3 मोल O2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब ये पूरा 4.5 खत्म हो जाएगा ना, तब भी इसका कंजम्पशन कितना मात्र है, 2.25 का ही है। और हमें क्या है 3.3, तो एक्सेस में हो गया ना जी। क्या हो गया? एक्सेस हो गया ना। ये तो वही वाली दोस्त हो गया, दूसरे दोस्त ने हाथ खड़ा कर दिया, ये कह रहा मेरे पास अभी भी बचा हुआ। ये मत देखो कि ये 3.3 है, ये 4.5 है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो कम वाला ही लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। इसका ये मतलब नहीं है। कम या ज्यादा से हम देख के नहीं बताते हैं, हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं। और हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जब ये पूरा ओवर हो जाएगा, पूरा का इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी ये बस इतना ही कंज्यूम होगा, बाकी अभी भी ये बचा हुआ रहेगा, अभी भी बचा रहेगा। देखो ना, कहां 3.3 और कहां 2.25। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? यहां पे हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहां लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार जब आप लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान कर लेते हैं तो आगे के जितने भी कैलकुलेशंस होंगे हम इसी 4.5 के डाटा यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के डाटा के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि हमने केवल एक काम किया था, यहां पे केवल हमने अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बात किया था। अब मैं आपके सामने यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन का भी बात कर लेता हूं, ताकि चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप सबों के लिए। जैसे देखो यहां पर हमने क्या बोला, ऑक्सीजन को होल्ड करेंगे यहां पे, तो ये दिखा रहा है कि अगर आप 1 मोल O2 लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होगा, बोलो कितना, 2 मोल H2। तो सवाल में यहां पे दे रखा था कि हमें दिया गया है 3.3 मोल O2। देख लेते हैं भाई, 3.3 मोल O2 अगर हम लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी, इसका डबल कर दो, 2 इंटू 3.3 यानी 6.6 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां समझाना चाहूंगा आपको, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप इस बर्तन में 3.3 मोल O2 लोगे तो आपको 6.6 मोल H2 की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी, जो बोलना चाहते हो भाई बोलो, जरूरत होगी। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि 3.3 मोल ऑक्सीजन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए तो इसके लिए आपको 6.6 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? हमारे पास केवल 4.5 है। देखो अगर इसको पूरा कंज्यूम करते हैं तो 2.25 पर ही पूरा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं सर हम इसको पूरा खत्म करेंगे, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 6.6 मोल H2 की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमें अलाउ नहीं है बाहर से ऐड करना, हमें इसी में से करना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसकी जरूरत थी 6.6, लेकिन ये 4.5 ही दे रखा है, यानी कम दे रखा है, और इसी की वजह से रिएक्शन रुकेगा। सोचो अगर ये 6.6 दे देता तब ये पूरा कंज्यूम हो जाता, 3.3 पूरा यूज हो जाता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये तो बोल रहा है ना जी कि देखो 2.25 में अभी आपका केवल 4.5 खर्च हो रहा है, अभी मेरा थोड़ा और बचा हुआ, और थोड़ा हाइड्रोजन ले आओ और हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा क्या पता चल गया इससे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इस सवाल पर भी आएंगे हम, लेकिन हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, हेंस हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन क्या है यहां पर? लिमिटिंग रिएजेंट है।
अब एक बार पता चल गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब हमने सवाल में एक बार फिर से देखना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो सवाल यहां पूछ रहा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर फॉर्म्ड, H2O कितना बनेगा यदि आप 4.5 मोल H2 लेते हो और 3.3 मोल O2 लेते हो तो कितना पड़ेगा। देखिए हम आपके लिए जो है यहां दिखाना चाहेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहां पे तैयारी के साथ आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करवाना है नहीं कराना है। एक यहां पर मैंने होल्ड करने वाली बात जो कही थी मैं आपको बता देना चाहूंगा, सुनो ध्यान से, इस समझ में आ जाएगी। देखो होल्ड करने वाली बात हमने यहां पर बताई थी कि मान लो इस केस में हम बोल रहे हैं कि ये H2 है और ये O2 है, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहां पे। तो अब यहां पर ये कितना था 4.5 मोल था ना ये, और ये कितना था 3.3 मोल था। दोनों केस ले लेते हैं और एक केस और ले लेते हैं यहां पर सेम, ये H2 और ये O2, ठीक, ये है 4.5 मोल और ये है 3.3 मोल। तो हमने ये कहा यहां पे बहुत सिंपल तरीके से एक छोटी सी बात यहां पर कही कि भाई अगर हम लोग पूरा का पूरा 4.5 मोल यहां पर कंज्यूम करते हैं तो हमें यहां जरूरत पड़ती है मात्र 2.25 मोल ऑक्सीजन की, बस। यानी कि यहां पर ये एक्सेस में है, क्या है यहां पर एक्सेस में है बस। लेकिन अगर यहां पर हम अगर किसको हमने यहां होल्ड किया था, अभी इसको होल्ड किया था, लेकिन अगर इसको हम होल्ड कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये पूरा 3.3 मोल कंज्यूम हो गया तो यहां पर 6.6 मोल O2 की जरूरत पड़ेगी। और हमने बड़ा साफ साफ यहां लिखा था कि ये वाला हिस्सा आपका दिया है, देखो ये वाला दिया है, यहां भी ये दिया है, स्टैंडर्ड डाटा है यहां पे, लेकिन यहां पर ये रिक्वायर्ड है, यहां क्या है ये रिक्वायर्ड है, और यहां भी क्या है ये हिस्सा यहां रिक्वायर्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां पे पूरी तरीके से कि किस तरीके से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे पास इतना है ही नहीं, कहां इतना है ही नहीं, इतना हमारे पास केवल इतना ही है। सो ये रुक गया, हमारा काम हो गया यहां पर। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन आगे करेंगे, जो भी आपका कैलकुलेशन यहां पर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि कितना कितना वाटर बनेगा यहां पर। आपको छोटा सा कैलकुलेशन यहीं पर दिखा देना चाहेंगे, देखो यहां कितना वाटर बनेगा यहां पर, इसके हिसाब से लो 4.5 मोल लिया है तो हमारा क्या सिस्टम कहता है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं यहां पे तो हमारा 2 मोल H2O बनता है, यही बोल रहा हूं ना मैं। चलो मैं इसको लिखना चाहूंगा, मैं यहां लिखता हूं 2 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल H2O। कहां से निकाला हमने, स्टैंडर्ड डाटा जो कि स्टैंडर्ड कोफिशिएंट थे। इसीलिए अगर 1 मोल ऑफ H2 की बात करेंगे ये कितना दे देगा, बोलो कितना देगा, ये 2/2, यानी कि ये भी 1 मोल H2O देगा। और हमें दिया गया था कितना 4.5। अब आप कहेंगे सर आप हाइड्रोजन का 4.5 पे क्यों लेके आ रहे हैं, आप ऑक्सीजन वाला 3.3 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो भाई मैं बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ, गला मेरा सूख गया है बोलते बोलते। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा एक बार पहचान हो जाएगी, उसके डाटा के हिसाब से चलेंगे। जैसे 2 दोस्त थे ना, तो एक दोस्त बोल रहा है मेरे पास 10 लाख रुपया है, दूसरा दोस्त 5 लाख रुपया है, तो बिजनेस अब 5 लाख के अकॉर्डिंग चलेगा। आप कभी ऐसा करोगे कि आपका एक दोस्त 5 लाख लगा रहा, आप 10 लाख लगा दो, बिल्कुल नहीं करोगे। आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है अब तुम्हारे पास इतना है तो हम भी इतना ही लगाते हैं, हम क्यों ज्यादा लगाएं। तो इसीलिए जो डाटा होगा अब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑक्सीजन तो बोल रहा है ना कि 3.3 दिया है, लेकिन हम कंज्यूम कितना होने वाले हैं, मात्र 2.25 ही कंज्यूम होने वाले हैं। तो 4.5 मोल ऑफ H2 गिव्स, बोलो कितना 4.5 मोल H2O। तो हमारा जो आंसर होगा यही आंसर होने वाला है कि मात्र 4.5 मोल H2O बनने वाला है। अच्छा एक सवाल यहां पर और आपसे पूछेगा, और ये पूछेगा कि रिएक्शन के बाद जो अभी सवाल देखो, पढ़ो जरा सवाल को, एक लाइन लास्ट में सवाल में लिखा था कि व्हाट वुड बी प्रेजेंट इन द वेसल आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद बर्तन में क्या बचेगा। हम बताते क्या बचेगा, क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा। यहां पे 3.3 मोल ऑक्सीजन हमने दिया था, बट खर्च कितना हुआ है 2.25, तो जो बचेगा उसी में रहेगा। तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन यानी कि O2 अनकंज्यूम्ड, जो कंज्यूम हुआ ही नहीं है जी। कितना दिया था 3.3 मोल, खर्च हुआ है 2.25 मोल। करो माइनस, अभी पता चल जाएगा, साइड में कर लो। 3.30 कर लो और 2.25 कर लो। देखो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 1.05 मोल ऑक्सीजन अनरिएक्टेड। यानी अगर हम बर्तन की बात करें, ये अगर हमारा बर्तन है तो इस बर्तन में आफ्टर द रिएक्शन कुछ इस तरीके का सीन होने वाला है, जहां पर हम ये कहेंगे कि 4.5 मोल H2O बन रहा है यहां पे, और जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है, जो कि बच चुका है, जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है वो है 1.05 मोल। और यहीं पर ये हमारा सवाल पूरा होता है। एक और सवाल हमने ऐसे ही आपको दिया है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, खुद से ट्राई करना, आंसर भी हमने दे दिया है। लिख रहा है 3.65 ग्राम ऑफ H2 एंड 26.7 ग्राम ऑफ O2। यानी अगेन यहां पर H2 और O2 हम दे रहे हैं, अगर इतना इतना दिया है, उसको मिक्स किया गया, क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, रिएक्ट किया गया है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, आफ्टर द रिएक्शन, सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स H2O कितना बनेगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा वाला जो होगा वो एक्सेस में होगा, और एक्सेस में होगा तो उसका एक लिमिट तक ही खर्च होगा, बाकी जो बचेगा, तो बोल रहा है कि मास ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट अनकंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसको पूरी तरह से ट्राई करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। और आप अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो। ऐसे ही मजेदार टॉपिक को सीखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां हम बहुत शानदार तरीके से केमिस्ट्री का पूरा कोर्स दिया है, जिसमें बहुत सारे भी ऑफर्स भी चल रहे हैं, कॉम्बो पैक भी चल रहा है, VVI क्वेश्चंस तक उसमें फ्री मिल रहा है आपको, सारी चीजें उसके अंदर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे एक नए कंटेंट, नए अपडेट और नए ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक खूब मेहनत कीजिए और इस टॉपिक पे 1 घंटा और मेहनत करो, और आज के आज इसको पक्का कर लो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।